Okay. Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Life Science Classes. This side is Swati मैम, योर बायोलॉजी मेंटोर। और आज की इस वीडियो में बेटा हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है ना। ये चैप्टर है हमारा इकोलॉजी यूनिट से। इकोलॉजी यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है ना। यहाँ पर इस वीडियो में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले बेटा हम थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी क्या होता है, एक दो साइंटिस्ट के नाम इससे रिलेटेड हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, इकोलॉजी जो टर्म दी थी सबसे पहले, वो दी थी हैंस रेटर ने। ठीक है ना। लेकिन वो इस टर्म को क्या बोलेंगे, इस टर्म को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। सबसे पहले जो टर्म दी बेटा हैंस रेटर ने, लेकिन वो इस टर्म को डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है ना। उसके बाद में एक और दूसरे साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने हमें इकोलॉजी को डिफाइन किया। ठीक है ना। उन्होंने बताया कि इकोलॉजी क्या होता है। उन्होंने बताया कि जो इकोलॉजी है बेसिकली वो दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, ओइकोस और लोगस। ठीक है ना। ओइकोस का मतलब होता है होम और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम इसमें होम की स्टडी करते हैं। ठीक है ना। होम क्या है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स अर्थ के ऊपर हैं, तो हम बेसिकली उनके सराउंडिंग वो सब चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमें एक दो नाम और याद रखने हैं, जैसे कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि हमारे एनसीईआरटी में ही इकोलॉजी जैसे यूनिट शुरू होती है तो उसके फर्स्ट पेज पे इनका नाम गिवन है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसको जरूर याद रखना है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है ना। उसके अलावा ये है बेटा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है ना। और फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी है ईपी ओडम। ठीक है ना। ये नाम भी आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जरूर याद रख लेना। उसके बाद में अगर हम इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या लिखोगे। देखो, सबसे पहले एक बार सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। देखो बेटा, अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि ऑर्गेनिज्म खुद आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक एलिमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि हमारा इंटरेक्शन, वो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इंटरेक्शन किसके साथ में है, उनका इंटरेक्शन एयर के साथ में है, ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ में इंटरेक्शन है, टेम्परेचर और कहीं ना कहीं टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गई। ठीक है ना, सोयल हो गई, वाटर हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे कंपोनेंट भी, ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में भी इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है ना। इसी को कंबाइनली हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखो, इधर देखो क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं हम इसमें। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है ना। बात समझ में आई यहाँ तक बेटा। उसके बाद में आप देखो, इसके बाद में अगर हम एक नॉर्मल सिंपल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, एक बार सिंपल इकोलॉजी को भी साइड रखते हैं, एक बार सिंपल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखते हैं तो क्या देखेंगे हम, तो सबसे बेसिक यूनिट, मतलब वैसे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सेल्स को लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन सेल्स से भी पहले क्या हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। सेल से पहले क्या हो सकते हैं बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। सब सेलुलर ऑर्गेनली हो सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में सेल्स आएगा, सेल्स के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन और ऑर्गन के बाद में इंडिविजुअल। ठीक है ना। इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जब इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म जब हम इस लेवल पे आते हैं, ठीक है ना, जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के इस लेवल पे आते हैं तो यहाँ से हमारा इकोलॉजी शुरू हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ से इकोलॉजी शुरू हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल से फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, बायोम्स, और बायोम्स के बाद में भी क्या आता है, बायोम्स के बाद में भी अगर हम कंसीडर करें बेटा, बायोम्स के बाद में क्या लिखेंगे हम, बायोस्फीयर। ठीक है ना। बायोम्स के बाद में भी बायोस्फीयर आएगा। ठीक है। अब देखो, मैक्रोमोलिक्यूल सबसे छोटा हो गया, सेल्स। अब यहाँ पर इकोलॉजी में हमें किससे बात करनी है, इकोलॉजी में हमें बात करनी है इंडिविजुअल से। ठीक है ना। इसीलिए जो इंडिविजुअल होते हैं वो इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। ठीक है ना। इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। ठीक है ना। अब बहुत सारे इंडिविजुअल तो एक सिंगल एंटिटी है,
एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल एंटिटी, ठीक है ना। और पॉपुलेशन मतलब कि वहाँ पे हमें बहुत सारे किसी एक सिंगल स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर अगर हमें देखने को मिल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कम्युनिटी, ठीक है ना। पॉपुलेशन के बाद में बेटा आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, देखो कम्युनिटी में है जैसे कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। सपोज करो ये कोई जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना। देखो पहले हमने बात की ऑर्गेनिज्म की, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है ना, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म क्या है, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद में आता है पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अगर सेम टाइप की स्पीसीज देखने को मिले, ठीक है ना, किसी सेम टाइप की स्पीसीज देखने को मिले, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है ना। सपोज करो ये पॉपुलेशन है, सपोज करो ये एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है, ठीक है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी में अब इसके साथ में और क्या, सपोज करो यहाँ पे कुछ और स्पीशीज आ जाए, ठीक है ना। कम्युनिटी में बेटा कुछ और स्पीशीज आ जाए, सपोज करो यहाँ पे कोई वेजिटेशन आ जाए, किसी प्लांट की भी स्पीशीज आ जाए, इसी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई प्लांट की स्पीशीज भी आ जाती है, ठीक है ना, और कोई दूसरी स्पीशीज भी आ सकती है इसी ज्योग्राफिकल एरिया में। सपोज करो डॉग की भी पॉपुलेशन रहती है, कैट की भी पॉपुलेशन रहती है, कुछ वेजिटेशन है उनकी भी डिफरेंट पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना। तो वो सब कंबाइनली क्या होगी, और ये सब एक दूसरे के साथ में, ये जो कम्युनिटी है पूरी की पूरी, इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। मतलब जब मल्टीपल पॉपुलेशन एक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही हैं और वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब कि उनमें प्रीडेशन हो सकता है, उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, उनके बीच में म्यूचुअलिज्म हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं और इसी को कंबाइनली हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि ये एक कम्युनिटी है, ठीक है। अब कम्युनिटी के बाद में, पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी आई, कम्युनिटी के बाद में आता है इकोसिस्टम, ठीक है ना। कम्युनिटी के बाद में आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या हुआ है, इकोसिस्टम में बेटा यहाँ पर बायोटिक फैक्टर, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी बायोटिक फैक्टर की बात हो रही थी, पॉपुलेशन में भी हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, कम्युनिटी में भी हमने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की। लेकिन अब कम्युनिटी के बाद में क्या आ गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सेम इकोसिस्टम हम किसको बोल रहे हैं, देखो ये एक डिफरेंट, जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम पोंड लेते हैं, ठीक है ना। पोंड के अंदर देखो, पोंड के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना, एक पोंड है, उस पोंड के अंदर डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन रहती है, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन उस पोंड के अंदर है, ठीक है ना। पोंड के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हम कलेक्टिवली कम्युनिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब वो कम्युनिटी, पोंड के अंदर की जो कम्युनिटी है वो कैसे, वहां पर पोंड के अंदर की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी किस तरीके से बेटा ए बायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट कर रही है, ए बायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट कर रही है। ए बायोटिक फैक्टर मतलब कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ठीक है ना, ये सब चीजें इनके साथ में किस तरीके से अपनी सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम के बाद में आता है बायोम, ठीक है ना। इकोसिस्टम के बाद में क्या आता है बेटा, बायोम। अब बायोम क्या है, बायोम बेसिकली इकोसिस्टम का ही एक लार्जर पार्ट है, ठीक है ना। मतलब कि हम बोल सकते हैं बायोम के अंदर काफी सारे इकोसिस्टम आते हैं, ठीक है ना। बायोम के अंदर काफी सारे इकोसिस्टम आते हैं, बायोम एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रखा है जैसे कि अगर मैं बायोम की बात करती हूँ, बायोम में सबसे पहले तो एक बड़ा लार्जर एरिया आता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे ये बायोम्स बने कैसे, सबसे पहले तो बायोम्स का फॉर्मेशन, बायोम्स अलग अलग बायोम्स कैसे हमें देखने को मिले। सबसे पहले जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ क्या है, अर्थ का हमें पता है कि वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, ठीक है ना। अपनी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और साथ में सन के अराउंड भी वो रिवॉल्व करती है, ठीक है ना। जब वो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो नॉर्मली उससे तो डे और नाइट होते हैं, डे और नाइट के चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है तो उससे क्या होता है, उससे सीजन में चेंज आता है, ठीक है ना। और इसी की किस तरीके से जो सनलाइट है वो अर्थ के ऊपर डायरेक्ट आ रही है या फिर थोड़ा साइड से आ रही है, किस तरीके से अर्थ के ऊपर जो सन की सोलर
सोलर रेडिएशन पड़ती है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ पे हमें अलग अलग जोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में होता है बेटा वो ट्रॉपिकल रीजन होता है अर्थ पे, इधर ये क्या है ट्रॉपिकल रीजन, ये पूरा क्या है ट्रॉपिकल, ठीक है। और उसके ऊपर दोनों साइड इधर टेम्परेट, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ फिर क्या देखने को मिलता है पोलर रीजन, ठीक है ना। पोलर रीजन यहाँ पे काफी, यहाँ पर तो पूरा टाइम स्नो ही रहती है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल सबसे डायरेक्ट जो यहाँ पर सोलर रेडिएशन पड़ती है वो ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। और उसके ऊपर थोड़ा ठंडा सा रहता है वो हमारा टेम्परेट रीजन है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। उन्हीं सीजन की वजह से, ठीक है ना। अब क्या हुआ डिफरेंट अब इनकी वजह से क्या चेंज हुआ, इसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है ना। टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर, फिर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन चेंज हुआ, प्रेसिपिटेशन में चेंज आया, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आया, प्रेसिपिटेशन में चेंज आया, ठीक है ना। और यही सब फैक्टर की वजह से वहां पर जो वेजिटेशन आई वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वेजिटेशन आई, ठीक है ना। अब वेजिटेशन के एसोसिएटेड, उसी वेजिटेशन से एसोसिएटेड वहां पर फोना आया, ठीक है ना। फोना मतलब एनिमल्स वहां पर मिले, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग बायोम्स हमें ऑल ओवर अर्थ के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप के बायोम्स देखने को मिलते हैं। उन बायोम्स के एग्जांपल है जैसे कि डेजर्ट, पूरा डेजर्ट एक बायोम हो गया, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट हो गए, एल्पाइन और आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा, ये डिफरेंट क्या हो गए बेटा बायोम हो गए, ठीक है। अब बायोम के बाद में भी एक और लेवल आता है, ठीक है ना। इको कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोम के बाद में एक और लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये बायोम से भी ऊपर आ गया, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर नहीं, जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है बायोस्फीयर के अंदर आता है, लोअर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ठीक है ना, और हाइड्रोस्फीयर। कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं एक बायोस्फीयर बोलते हैं। ये कंप्लीटली किसमें आ गया हमारा बायोस्फीयर में आ गया। उसके बाद में जो हमारा ये चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है ना। जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। देखो यहाँ तक, आप देखो यहाँ तक हमने एक ओवरव्यू ले लिया है पूरा, ठीक है ना। यहाँ तक बेटा हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कंप्लीट। उसके बाद में हम चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है ना। पार्टी ने अभी हमने इतने सारे लेवल पढ़े, हमने कौन कौन से लेवल पढ़े, हमने इंडिविजुअल देखा, कम्युनिटी इंडिविजुअल देखा, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ठीक है ना। यानी कि हम एमन लेवल देखे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। बट जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी केवल 4 लेवल की ही बात कर रही है, ठीक है ना। जो हमारी एनसीईआरटी है वो केवल 4 लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है ना। वो सिर्फ 4 लेवल की बात कर रही है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी और फोर्थ बायोम। वो सिर्फ यहाँ पे इन 4 इकोलॉजिकल हायरार्की की ही बात कर रही है, जिसमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म क्या है बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं। और जो अच्छा यहाँ पर इकोसिस्टम नहीं है, बट मैंने इकोसिस्टम जो आपको बताया है बेटा, इकोसिस्टम इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है ना। अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें इकोलॉजी की तो वो इकोसिस्टम होता है। उसके बाद में देखो अब जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर 2 चीजें हमने कवर करनी है। एक तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट और दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है उससे कट है, लेकिन नीट के सिलेबस में अभी ये इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम यहाँ पर नीट को देखते हुए, नीट के एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप देखो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट क्या पता चल रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है और दूसरा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे सराउंडिंग, अब एनवायरनमेंट की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या होता है, इधर देखो, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच समथिंग एग्जिस्ट और ऑपरेट, मतलब कि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं वहां पर हम अपने सारे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सम है किसका, बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स का, बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर का सम बोल सकते हैं हम एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। अभी हमने
अब जो बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर में तो हमारे वही आगे सारे जो ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, ये सब किस में आ गए, हमारे बायोटिक में आ गए। उसके बाद में ए बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ए बायोटिक फैक्टर में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ए बायोटिक फैक्टर में हमारा आ जाएगा टेम्परेचर, ए बायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, सोयल कैसी है, लाइट कितनी आ रही है वहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया की, जिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे हमारे ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक और टर्म को डिस्कस करना है बेटा, जो है हैबिटेट एंड, जिसको हम बोलते हैं हैबिटाट एंड निश, हैबिटाट एंड निश, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हैबिटाट एंड निश, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं हैबिटाट की बात करती हूँ। हैबिटाट क्या होता है, ये प्लेस है, ठीक है ना। हैबिटाट क्या है बेटा, प्लेस जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटाट किसको बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एड्रेस होता है। हैबिटाट क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ इसके अंदर फिजिकल फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, सोयल और लाइट, ये सब फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि ये एक पॉन्ड है, ठीक है ना, और इस पॉन्ड के अंदर काफी सारे फ्रॉग रहते हैं, ठीक है ना। इस पॉन्ड के अंदर बेटा काफी सारे फ्रॉग रहते हैं, ठीक है ना। अगर मतलब कि यहाँ पर फ्रॉग की एक स्पीशीज रहती है, ये एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के अंदर काफी सारे फ्रॉग रहते हैं। अब मैं बोल सकती हूँ कि जो ये पॉन्ड है, ये क्या है बेटा, पॉन्ड। ये पॉन्ड क्या है, ये पॉन्ड इन फ्रॉग का एड्रेस है, इन फ्रॉग का हैबिटाट है, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ निश की। निश क्या होता है, निश होता है बेसिकली रोल एंड फंक्शन ऑफ हैबिटाट, मतलब निश क्या है, निश में जो इस हैबिटाट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका फंक्शन क्या है, यहाँ पर उनका रोल क्या है। इस पॉन्ड के अंदर जो ये फ्रॉग रहते हैं, इन फ्रॉग का क्या रोल है, यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहे हैं वो, ठीक है ना, क्या इनकी ईटिंग हैबिट है, ये सब किस में आएंगे, निश के अंदर आएगा, ठीक है ना। यानी कि रोल एंड फंक्शन ऑफ हैबिटाट, ठीक है। इसके अंदर सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है। यहाँ पे हमने फिजिकल फैक्टर को इंक्लूड किया था, इसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है, जैसे कि बिहेवियर हो सकता है, डाइट हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है आपस में, ठीक है ना। अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, अगर हम निश की बात करते हैं तो ये एक नैरो टर्म है एज कंपेयर टू हैबिटाट, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर जो फ्रॉग हैं, इनकी ईटिंग हैबिट क्या है, इन फ्रॉग की ईटिंग हैबिट क्या है, ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है ना। ये क्या खा रहे हैं बेटा, इंसेक्ट्स खा रहे हैं, ये इनकी ईटिंग हैबिट है। उसके अलावा इंसेक्ट खाकर इस हैबिटाट के लिए पर्टिकुलर ये इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पॉन्ड के अंदर सपोज करो कोई स्नेक भी रहता है, ठीक है ना, उस स्नेक के लिए ये प्रे का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ये फ्रॉग हैं स्नेक के लिए क्या कर रहे हैं, प्रे का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ में आया कि निश क्या होता है और हैबिटाट क्या होता है। उसके बाद में बेटा यहाँ तक, अब इसके अलावा एक और चीज हमें याद रखनी है, जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो मेन गोल होते हैं, ठीक है ना। जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके दो मेन गोल होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं उनके गोल की बात करूं तो उनके दो ही गोल होते हैं। पहला गोल क्या है कि किसी ना किसी तरीके से हम सरवाइव कर लें, ठीक है ना, यानी कि सर्वाइवल पहला गोल होता है। और जैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं वो, फिर वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम रिप्रोड्यूस कर लें, ठीक है ना। यानी कि दो ही मेन गोल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, एक तो सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वो थोड़े से डिफरेंट है, हालांकि रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर भी है, लेकिन इसके अलावा भी उनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग है, करियर है, एजुकेशन है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन बाकी अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर तो सिर्फ वो दो ही चीज़ों को फोकस करते हैं, एक किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए और फिर रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। यहाँ तक अब बेटा ये हो गया हमारा, यहाँ तक। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ए बायोटिक फैक्टर की, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ए बायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स हैं
उनकी बात करेंगे। कौन कौन से मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं बेटा? तो सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर। जो एक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है टेम्परेचर। दूसरा आता है हमारा वाटर, तीसरा लाइट और फोर्थ है हमारा सॉइल। ठीक है ना, ये चारों हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं जो किसी ना किसी तरीके से जो वेजिटेशन है, वहाँ पर जो फोना है, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, उनके साथ में जो फोना है इनके साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम बात करेंगे टेम्परेचर की। ठीक है ना, तो देखो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम अर्थ के ऊपर देखते हैं तो अर्थ के डिफरेंट जोन्स में हमें डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पोलर एरिया में जाते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा बेटा वो बिलो जीरो। ठीक है ना, मतलब जीरो से भी नीचे यहाँ पर हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ट्रॉपिकल डेजर्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। उसी के अलावा अर्थ के ऊपर कुछ यूनिक हैबिटेट भी हैं, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग हो गया और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। यहाँ पर तो जो टेम्परेचर होता है वो एक्सीड कर जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि 100 डिग्री से भी ऊपर यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है ना, यानी कि हमने देखा कि अर्थ के डिफरेंट जोन्स में हमें डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो जो ये टेम्परेचर यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा उसी टेम्परेचर को जो वहाँ का फोना होगा, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी, फ्लोरा होगा, वो इसी टेम्परेचर के साथ में खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब या तो टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर का अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है ना, लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बायोटिक एलिमेंट है, ठीक है ना, उनके अंदर बेटा फिजियोलॉजिकल उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे काफी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम्स की वर्किंग को इफेक्ट करता है। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या करता है? एंजाइम्स की वर्किंग को इफेक्ट करता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम्स किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के। एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। ठीक है ना, अगर हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर्ड हो जाती है। ठीक है ना, जब प्रोटीन क्या होती है? डीनेचर्ड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि उस एंजाइम की एक्टिविटी खत्म। ठीक है ना, इस तरीके से उसके बाद में मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे अच्छे से वर्क करते हैं और ना ही बहुत हाई टेम्परेचर पे अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो जैसे कि अगर मैंगो ट्री है, ठीक है ना, मैंगो ट्री किस रीजन में होता है? मैंगो ट्री नॉर्मली हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्या हम इस मैंगो ट्री को टेम्परेट रीजन में ग्रो कर सकते हैं क्या? टेम्परेट रीजन में। ठीक है ना, जैसे कि जर्मनी और कनाडा के जो फॉरेस्ट हैं, क्या हम वहां पर मैंगो ट्री को ग्रो कर सकते हैं? तो नहीं बेटा। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो कर सकता है। इसी तरीके से जैसे स्नो लेपर्ड है, ठीक है ना, इन्होंने खुद को अडेप्ट किया होता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड है, ये हमें पोलर रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसको हम जो केरला के अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पर स्नो को हम नहीं, वहां पर हमें स्नो लेपर्ड नहीं मिल सकते। टूना फिश है, टूना फिश अगर हम देखें तो जो बियॉन्ड जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, जो टूना फिश है, टूना फिश हमें ओशियन में सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन वाले ओशन में ही मिलेगी। अगर हम बोलें कि ओशन में बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड तो हमें टूना फिश वहाँ पर रेयरली हमें टूना फिश वहाँ पर मिले। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फोना होता है, वो भी उसी एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर बायोम में हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर बायोम में हमें स्पेसिफिक वेजिटेशन और स्पेसिफिक फोना देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं यूरीथर्मल और दूसरे होते हैं स्टीनोथर्मल। ठीक है ना, यूरीथर्मल का मतलब है कि जो यूरीथर्मल होते हैं इनकी जो रेंज होती है टॉलरेशन की वो काफी बड़ी होती है। ठीक है ना, जैसे कि हम यूरीथर्मल में आते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक जो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी जो बॉडी है वो क्या करती है? अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकती है। ठीक है ना, उनके अंदर क्या चलती है? होम्योस्टेसिस।
होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से जो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि अगर कहीं पर 0 डिग्री टेम्परेचर है वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर किसी प्लेस पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। एक बड़ी रेंज है उनकी सर्वाइवल की, टेम्परेचर की एक बड़ी रेंज है, ठीक है ना। इनको हम वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो यूरीथर्मल होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं और होम्योथर्मल होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गए हमारे बर्ड्स और मैमल्स इसमें आते हैं। उसके बाद में स्टीनोथर्मल मतलब कि इनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी नैरो होती है, ठीक है ना। अगर ये बहुत एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जो इनकी रेंज है वो काफ़ी नैरो है, ठीक है ना। मतलब कि अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल बोलते हैं। इसके अंदर हमारे एम्फीबियंस आते हैं, लिजार्ड आता है, पोलर बियर, ठीक है ना। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने टेम्परेचर तक डिस्कस कर लिया है, टेम्परेचर को हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ इस स्लाइड में हम वाटर, लाइट और सॉइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाटर से शुरू कर रहे हैं। देखो वाटर भी हमारा सेकंड एबायोटिक, सेकंड इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल की, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पे हुआ, सबसे पहले पानी के अंदर ही हुआ था, वाटर में ही लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी। और अगर हम उस टाइम से आज तक भी अगर हम देखते हैं तो वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर अर्थ के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अर्थ पे देख रहे हैं बेटा, तो हमें 2 टाइप की कैटेगरीज देखने को मिल रही है। एक तो जो लैंड के ऊपर वेजिटेशन है, एनिमल्स है, और दूसरा हमारे जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है। अब वो दोनों किस तरीके से उनकी लाइफ अफेक्टेड हुई है वाटर से। जैसे अगर हम लैंड एरिया की बात करते हैं तो लैंड पे हमें डिफरेंट जोन में वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अब उस वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही वहाँ पर वेजिटेशन प्रेजेंट है, और उसी वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर एसोसिएटेड फौना प्रेजेंट है, एनिमल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये सफ़र कर रहे हैं वाटर की प्रॉब्लम को, ठीक है ना। जो लैंड के ऊपर है उनकी प्रॉब्लम है वाटर की, क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी सब जगह अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन हम सोचेंगे जो प्लांट और एनिमल्स सी के अंदर होते हैं, ठीक है ना, ओशन के अंदर होते हैं, तो उनके पास तो पूरा भर के पानी है, तो उनको तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेटा वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम आ रही है वाटर की क्वालिटी की, ठीक है ना। तो वाटर की क्वालिटी कैसी है, मतलब क्या क्या पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट है बेटा। एक तो वाटर के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि जो कि ओशियन का, सी का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सलाइन वाटर होता है, ठीक है ना, खारा पानी होता है। और पीएच, डिफरेंट पीएच का वाटर है, ठीक है ना। तो अगर हम सैलिनिटी की बात करते हैं, सैलिनिटी मतलब कि सॉल्ट कंसंट्रेशन, पानी के अंदर कितनी सॉल्ट कंसंट्रेशन है, अगर हम वाटर की सैलिनिटी की बात करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर 1000 में, ठीक है ना, पीपीटी जिसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं लेस देन 5 पीपीटी, तो ये इनलैंड वाटर का जो सैलिनिटी होती है वो लेस देन 5 होती है, ठीक है। अगर मैं सी वाटर की बात करती हूँ तो उसका बेटा सैलिनिटी 30 to 50 पीपीटी होती है। और जो हाइपर सैलिन लगून्स हैं, मतलब कि ओशियन और सी के कुछ ऐसे पार्ट जहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उन एरिया को हम हाइपर सैलाइन लगून्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि जहाँ पर इनकी सैलिनिटी बेटा मोर देन 100 पीपीटी होती है, ठीक है ना। लेकिन इस एरिया के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, देखो यहाँ पर भी एनिमल्स और वेजिटेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। इन्होंने अपने खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से ओवर द टाइम ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने अपने आप को इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया है, ठीक है। देखो अगर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं बेटा, सैलिनिटी के बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है यूरीसेलाइन, ठीक है ना, यूरीसेलाइन, और दूसरा है स्टीनोसेलाइन। जैसे हमने एनिमल्स में उधर टेम्परेचर के टाइम पे भी कैटेगराइज किया था, एक था यूरीथर्मल और दूसरे थे स्टीनोथर्मल, सेम वैसे ही है यूरीसेलाइन और
स्टीनोसैलाइन, यूरिसैलाइन मतलब जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम यूरिसैलाइन बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल है सैल्मन, ठीक है ना। और जो एक नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं उसका एग्जांपल है शार्क, और इनको हम बोलते हैं स्टीनोसैलाइन, ठीक है ना। तो बेटा ये कुछ चीजें थी जो हमें वाटर में याद रखनी थी, वाटर एबायोटिक फैक्टर में। उसके बाद में चलते हैं लाइट, ठीक है ना। थर्ड हमारा जो एबायोटिक फैक्टर है वो है लाइट। अब लाइट क्या होता है बेटा, देखो लाइट हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है जो हमें विजिबल होता है, ठीक है ना, हमें जो दिखाई देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। देखो लाइट क्या है, विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है लाइट बेटा, लाइट होता है विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं लाइट। और इसकी रेंज कहीं ना कहीं 390 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। अगर मैं सोलर रेडिएशन की बात करूं तो इसकी रेंज बेटा 300 टू 2600 नैनोमीटर तक होती है। अगर सोलर रेडिएशन की बात करते हैं तो इसकी रेंज 300 टू 2600 नैनोमीटर तक होती है। लेकिन हमें इस रेंज में केवल कौन से कितना स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, 390 से 740, 390 से 740 वाला, ठीक है ना। अब इसी बीच में बेटा एक होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको हम पार बोलते हैं, PAR पार बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। इसी का जो मेजर रोल होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो स्पेक्ट्रम है, रेडिएशन है, इसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। देखो सबसे पहले जो लाइट का जो मेजर रोल है हमारे पास में, लाइट का जो यहाँ पर मेजर रोल है वो क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस हो रही है लाइट की हेल्प से। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि हमारा तो मेजर सोर्स ही फूड का फोटोसिंथेसिस से ही होता है, फोटोसिंथेसिस से ही आता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जिसको हम पार बोलते हैं, इसकी जो इसका जो रेंज है वो है 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है ये रेडिएशन, ठीक है ना। इसमें भी जिसको हम क्या बोलते हैं 400 से 700 नैनोमीटर वाले रीजन को बेटा इसको हम विबग्योर से जानते हैं, ठीक है ना। विबग्योर, कौन सी विजिबल लाइट्स है इसमें, विबग्योर, 7 लाइट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, विबग्योर। और इस विबग्योर में भी जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है रेडिएशन वो होती है ब्लू लाइट और रेड लाइट, ठीक है ना। विबग्योर में भी ब्लू और रेड लाइट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, किस प्लांट को कितनी लाइट चाहिए उसके हिसाब से, तो प्लांट को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कुछ होते हैं सन प्लांट, कुछ होते हैं शेड प्लांट, ठीक है ना। सन प्लांट जो जिनको डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है ना, जैसे कि जो हमारे ट्रीज होते हैं, लार्ज ट्रीज होते हैं, उनको हम सन प्लांट में रखते हैं। उसके अलावा जो शेड प्लांट होते हैं, शेड प्लांट मतलब कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनके नीचे जो हर्ब शर्ब उगी होती है, ठीक है ना, यानी कि उनको डायरेक्ट सनलाइट की ऐसी कोई खास नीड नहीं होती, वो जो शेड आती है लाइट की उसी से उनके लिए वही सफिशिएंट है, ठीक है ना। ऐसे प्लांट को हम शेड प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में लाइट का और दूसरा क्या रोल है बेटा, फोटोसिंथेसिस के अलावा लाइट का जो रोल है वो है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब कि कितना जो लाइट की जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से भी प्लांट्स में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक रोल हो गया। उसके अलावा अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो बेटा जो लाइट आवर्स होते हैं, उसके अलावा जो सीजनल फोटो पीरियोडिसिटी होती है, ठीक है ना, उससे जो प्लांट्स की किन एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, उनकी फीडिंग को, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब कि जो लाइट आवर्स हैं, सीजनल फोटो पीरियोडिसिटी है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से जो एनिमल्स हैं वो फीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अगर ओशियन को भी देखें तो ओशियन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम फोटिक रीजन बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको एफोटिक रीजन बोलते हैं। एफोटिक रीजन मतलब कि जहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं हो रही है उस वाले रीजन को एफोटिक रीजन बोल रहे हैं। यानी कि बिलो 500 मीटर, अगर हम 500 मीटर से नीचे देखें तो वो पूरा का पूरा कैसा होता है, एफोटिक रीजन होता है, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है, ठीक है ना। जो फोटिक रीजन होता है वो हमारा 200 से 300 नैनोमीटर
200 से 300 मीटर तक होता है, ठीक है ना। और इसी रीजन में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी एक्वेटिक वेजिटेशन होगी, इसी रीजन में जो भी प्लांट्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे बेटा, वो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जो एफोटिक रीजन में प्लांट्स होंगे वो कीमोसिंथेसिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, अगर मैं एल्गी की बात करती हूँ तो एल्गी हमें पता है कि 3 कैटेगरी होती हैं, 3 क्लास होती हैं एल्गी की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है ना। इनमें एल्गी है बेटा, अगर हम एल्गी को देखें, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होती है वो ओशियन में सबसे ऊपर की तरफ मिलती है, ठीक है ना, सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी। फिर ओशियन में नीचे की तरफ, मतलब हम फोटिक रीजन की बात करें, फोटिक रीजन में भी सपोज करो ये इतना फोटिक रीजन है, तो फोटिक रीजन में भी सबसे ऊपर क्या मिलती है, ग्रीन एल्गी मिलती है और सबसे नीचे रेड एल्गी मिलती है। क्योंकि जो रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंट है फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है ना, वो ब्लू लाइट को वो जो फाइकोइरिथ्रिन है वो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है बेटा, वो नीचे तक पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो रेड एल्गी है वो नीचे की तरफ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब हम बात करते हैं सोयल की, ठीक है। लास्ट जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है, लास्ट एबायोटिक फैक्टर अब हमारा सोयल है, ठीक है ना। सोयल क्या होता है, देखो, सोयल अपर वेदर्ड ह्यूमस कंटेनिंग पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है ना। अपर वेदर्ड ह्यूमन कंटेनिंग पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब कि जो ऊपरी लेयर होती है जो कि अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है, ठीक है ना, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, उसी को हम सोयल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये सोयल है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, जो सोयल है मतलब किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की सोयल कैसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, जो वेदरिंग एजेंसी थी वो कैसी थी, ठीक है ना, किस तरीके से फॉर्म हुई है जो सोयल है वो किस तरीके से फॉर्म हुई है, सेडिमेंट्री सोयल है या फिर ट्रांसपोर्टेड नेचर है, मतलब किसी दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट होके आई है या फिर वो वहीं पे सेडिमेंट इकट्ठा होके बनी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स डिपेंड करेंगे कि वो सोयल की नेचर कैसी है, मतलब सोयल किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। उसके बाद में सोयल की कंपोजिशन, ठीक है ना, सोयल के अंदर कितने मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, यानी कि सोयल की कंपोजिशन क्या है, सोयल के पार्टिकल का साइज क्या है, सोयल के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो वाटर को होल्ड कर पाती है या वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है ना, पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर कितना है, ठीक है ना, पीएच कितना है सोयल का। तो ये सारे पॉइंट्स डिपेंड करेंगे कि वहां पर वेजिटेशन कैसी होगी, ठीक है ना। इन सब पॉइंट्स से अफेक्टेड होगी वहां की वेजिटेशन, और वहां की वेजिटेशन से अफेक्टेड होंगे वहां की वेजिटेशन के हिसाब से वहां पर हमें देखने को मिलेंगे एनिमल्स। जैसे कि अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की भी बात करते हैं तो उसके जो बॉटम में जो सेडिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उस एक्वेटिक हैबिटेट में भी कौन किस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये था बेटा हमारा एबायोटिक फैक्टर्स जो हमें कवर करने थे। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोयल।